जो बम बने उनकी बाई प्रोडक्ट फर्टिलाइजर से। तो ये दुनिया को डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव में जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बम बनाए गए दुनिया को ख़त्म करने के लिए, और उन्हीं का जो बाई प्रोडक्ट था वो यूज़ हो रहा है दुनिया को खिलाने के लिए। क्या बात है। तो वहाँ पर उस टाइम पे जो था, ये जगह कौन सी थी एक बार? मसल शोल्स है यूएस में, एलाबामा स्टेट के अंदर। अच्छा। और ये टेनेसी वैली जो है उस पर है, और उस अथॉरिटी का नाम उस टाइम पे था वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर टेनेसी वैली अथॉरिटी। वहाँ पर सबसे पहले फर्टिलाइज़र का इनोवेशन, नवाचार वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। हमने जी सेट करके एक टूल बनाया है। उस टूल के अंदर वो अपने आप पिकअप कर लेगा कि हमने फार्मर का जीपीएस दे दिया तो उसका सोयल हेल्थ कार्ड के थ्रू उसका डाटा पिकअप कर लेगा। नासा के वेदर सेंटर से उसको जोड़ा हुआ है, तो पिछले 100 साल का, अगले 10 साल का वेदर का डाटा एनालिसिस करेगा। और अगर हम उसके अंदर क्रॉप दे देंगे और हमारे को उस क्रॉप की कितनी यील्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5 टन 4 टन, उसके बेसिस पे वो ये बताएगा कि इतना एनपीके अप्लाई करना है आपको और इस टाइम पे अप्लाई करना है। देखिए, पंजाब हरियाणा का एक पिक्चर देख दी गई है कि वहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन ज़्यादा यूज पंजाब हरियाणा की बजाय अगर आप कुछ साउथर्न स्टेट्स को देखेंगे तो आज के दिन पिछले अगर 7-8 साल या 10 साल को उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा यूज जो बढ़ा है फर्टिलाइज़र का वो बिहार में बढ़ा है। बिहार में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज बिहार में बढ़ा है, तेलंगाना में बढ़ा है, आंध्रा में बढ़ा है। और अगर इम्बैलेंस की बात करेंगे, इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा यूज़ आपका राजस्थान में है। और मैं अगर एक एग्जांपल दूं, अभी अगर पंजाब का, और ये करीब 3 या 4 साल पहले की स्टडी है कि उन्होंने जो भी ट्यूबवेल है उनका सबका एनालिसिस किया नाइट्रेट लेवल का। करीब 90% जो ट्यूबवेल हैं उनमें नाइट्रेट कंटेंट जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे ज़्यादा मिला है उनको। जो हाईएस्ट लेवल है, हाँ, हाईएस्ट 50 ppm 50 ppm से ज़्यादा है, 90% उसमें 90% ट्यूबवेल 90% ट्यूबवेल में। सो बहुत ही अलार्मिंग रेट है, उसके कारण आपके कैंसर और दूसरी डिजीज। हाँ, नाइट्रेट तो कैंसर का एक बड़ा कारण है। खेती के लिए खाद, पानी और बीज ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, और इसमें से कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो किसान का बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खेती में उतना ही खाद डालना है जितना पौधों को ज़रूरी है, न उससे कम डालना है न उससे ज़्यादा डालना है। लेकिन किसान ये गलती करते हैं कि वो अक्सर मिट्टी की जांच नहीं कराते, और इस वजह से उन्हें या तो ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं खाद का या कम अप्लाई करते हैं। दोनों हालात में उनका नुकसान होता है, और इससे मिट्टी की सेहत भी खराब होती है, किसान की भी आर्थिक सेहत खराब होती है। इसी मुद्दे पे, इन्हीं सब पहलुओं पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर यशपाल सहरावत, जो इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर अमेरिका से आए हैं, और ये वहाँ पे डायरेक्टर हैं। करीब 20 साल से एग्रीकल्चर सेक्टर की सेवा कर रहे हैं। सॉयल हेल्थ के जाने माने वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सॉयल हेल्थ के उसमें जर्मनी से पीएचडी की है, और पढ़ाई इनकी राजस्थान से, हिसार से और दिल्ली से हुई है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपने बहुत व्यस्त समय से हमारे लिए वक्त निकाला है। तो सबसे पहला जो इंडिया में मुद्दा है, अभी जो कुछ सालों में खाद एक विलन के तौर पे उभर के आ रहा सोसाइटी में, कि खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा खाद का। तो ये कैसे, ये एक तमगा लगा है, एक टैग लगा खाद पे। खाद ज़रूरी भी है, जैसे इंसान के लिए दवाई ज़रूरी है, इसी तरह से पौधों के लिए खाद भी ज़रूरी है, पेस्टिसाइड भी ज़रूरी है। और लेकिन उस पर इस तरह का तमगा लग गया है कि नहीं, वो एक विलेन के तौर पे काम कर रहा है। तो ये सिर्फ भारत में स्थिति है या पूरी दुनिया में ये सिचुएशन बन रही? चूँकि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो क्या ये सिर्फ भारत की स्थिति है ऐसी, या और भी देशों में इसी तरह के आरोप लग रहे हैं खाद पे कि ये नुकसान कर रहा है? धन्यवाद ओम प्रकाश जी, और धन्यवाद अनगाथा कि इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर को आपने ये और मेरे को स्पेसिफिकली मौका दिया यहाँ पर आने का और किसान भाइयों को संबोधित करने का और फर्टिलाइजर के बारे में बात करने का। आपके सभी दर्शकों को, किसान भाइयों को, सबको मेरा राम राम, नमस्कार। जैसा आपने कहा, उसी को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजर इज ए नेसेसरी एविल,
कि फर्टिलाइज़र के बिना हम ये जो दुनिया है उसको खिला भी नहीं सकते हैं, और फर्टिलाइज़र के जो दोष हैं, जो कि उसके लॉसेज हैं, उसके कारण हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी सॉइल पे, एयर पे, वाटर पे और इंसान की सेहत पे, सब पे। और टोटल मिला के वन हेल्थ के ऊपर उसे काफ़ी दुष्परिणाम आते हैं। तो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें, तो अगर हमारी स्टडीज़ को देखें पिछले कुछ सालों की, तो अगर फर्टिलाइज़र नहीं ईजाद होते तो हमारी पॉपुलेशन आज के दिन आधा होती। ये साइंटिफिक स्टडीज़ का कंक्लूजन है। 2015 में ये कंप्लीट की गई थी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन आधी होती, भूखमरी के कारण आधी दुनिया खत्म हो जाती अगर फर्टिलाइजर नहीं होते। थी? ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की स्टडी। हाँ। और फर्टिलाइजर का जो कंट्रीब्यूशन है, हम जब हरित क्रांति की बात करते हैं तो हम नॉर्मली सीड की बात ज़्यादा होती है, जबकि कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक स्टडी ने प्रूव किया है कि फर्टिलाइजर का कंट्रीब्यूशन हमारी उत्पादन बढ़ाने में करीब 40 से 60% है, जो डिपेंड करता है हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग है। लेकिन जो आपने बात की है उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा IFDC क्या है उसके बारे में आपको या आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर ये 1974 में बना था। इसका हेडक्वार्टर US में है। जब 1973 के अंदर जो अभी जैसे एनर्जी क्राइसिस था, ऑयल प्राइसेस बढ़े थे, रशिया यूक्रेन के वार, उस टाइम पर वैसी सिचुएशन आई थी। तो उस टाइम पर जो उस US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंगर, उन्होंने UN असेंबली में ये कहा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है फर्टिलाइजर की, और वो टेक्नोलॉजी उनके पास आई फ्रॉम जो बम बनाए फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो उस जगह का नाम था मसल शोल्स। वहाँ पर ये अमोनिया और फॉस्फेट का इजाद किया गया था। अच्छा। तो उनसे फर्टिलाइजर आया है। तो जो बम बने उनकी बाई प्रोडक्ट फर्टिलाइजर से। तो ये दुनिया को डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव में जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बम बनाए गए दुनिया को खत्म करने के लिए, और उन्हीं का जो बाई प्रोडक्ट था वो यूज हो रहा है दुनिया को खिलाने के लिए। क्या बात है। तो वहां पर उस टाइम पे जो था, ये जगह कौन सी थी एक बार? मसल शोल्स है US में, एलाबामा स्टेट के अंदर। अच्छा। और ये टेनेसी वैली जो है उस पर है, और उस अथॉरिटी का नाम उस टाइम पे था वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर टेनेसी वैली अथॉरिटी। वहाँ पर सबसे पहले फर्टिलाइजर का इनोवेशन, नवाचार वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। उसी के अंदर से फिर कौन से सन में हुआ था? ये 1901 और 1902 के अंदर स्टार्ट किया गया। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर से फिर जब फर्टिलाइजर की बात हुई तो उन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर उसके अंदर से इजाद कर दिया, और बाकी जो था उसकी रिसर्च अलग हो गई। फिर 1974 में उस नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर को इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट का नाम दिया गया। UN असेंबली के अंदर उसको पास किया गया, और उसका उस टाइम पे उद्देश्य था कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर हम फर्टिलाइजर की टेक्नोलॉजी को कैसे लेके जा सकते हैं ताकि भूखमरी को ख़त्म कर सके। तो इस तरीके से तो बना था ये। फिर इसके ऑफिसेज मतलब अभी तक करीब 100 देशों में IFDC काम कर चुका है अलग अलग तरीके से। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1974 में ही IFDC ने इंडिया में काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1974 में फर्स्ट टाइम। एंड इट वाज अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उन्होंने कहा कि हमारे को फर्टिलाइजर की जरूरत है। जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो AICRP जो फर्टिलाइजर का है, जो नए नए रिकमेंडेशंस उस टाइम पे इजाद किए गए थे, उसका प्रारूप IFDC ने बनाया था। अच्छा। उसके बाद से हमने रॉक फॉस्फेट पे यहाँ पे काम किया, लेकिन इंडिया के अंदर हम ऑफिस नहीं खोल पाए क्योंकि सब्सिडी पार्ट के कारण यहाँ पे नवाचार नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए अभी भी देखेंगे हम कि यूरिया, DAP और MOP ही यूज हो रहा है। नए फर्टिलाइजर अभी नैनो को आप कह सकते हैं, उसके अलावा नहीं है। IFDC का जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, अभी कोई ऑफिस खुल रहा है डॉक्टर साहब हमारा इंडिया में? हाँ, इंडिया में हमने 2 साल से अपना ऑफिस खुद यहाँ स्टार्ट किया है, और वो नास कॉम्प्लेक्स में पूसा में ही है, जो कि सभी CG इंस्टीट्यूट्स के साथ है। और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कि उन्होंने हमारे को स्पेस दिया है। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे अभी तक पिछले 50 साल IFDC के ये सिर्फ US से ही काम कर रहा था। वहाँ पर नवाचार हो रहे थे और उनको डेवलपिंग वर्ल्ड में लाया जा रहा था। अभी लास्ट ईयर से हमने डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ले ली है कि क्योंकि
उसका रीज़न ये है कि हर एक कॉन्टिनेंट की या हर एक देश की फर्टिलाइज़र की दिक्कतें अलग अलग हैं। सॉइल अलग तरह की है, सॉइल अलग तरह की है, उनका कहीं पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहीं पे कम यूज़ हो रहा है, फसलों का नेचर अलग है, हाँ, सब अलग है। बहुत सारी तो चीज़ें। आइडिया ये है कि एक ग्लोबल थिंकिंग से हम लोकल इनोवेशंस कैसे कर सकते हैं। तो बड़ी सोचना और उसको छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। हाँ। तो उसको हम कह रहे हैं फर्टिलाइजर इनोवेशन सेंटर ऑफ इंडिया, और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ रहा है। ओडिशा गवर्नमेंट उसके लिए 100 हेक्टेयर की लैंड ऑलरेडी अलोकेट कर चुकी है। कहाँ पे, उड़ीसा में? ये ओडिशा में कटक के पास है। अच्छा जी। और प्राइवेट सेक्टर आगे आया है, वो उसको पूरा फंड कर रहा है डेवलप करने के लिए। ये करीब 500 करोड़ के करीब का टोटल प्रोजेक्ट होगा। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अपने आप में अनोखा उदाहरण होगा, जहाँ की इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है नवाचार करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मेरा सवाल था, अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ कि भाई हमने देखिए निश्चित तौर पे जो बीजों के साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही था कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, प्रोडक्शन बढ़ता, और वो बढ़ा। और उसके बाद हम भुखमरी के दौर से बाहर आए। 80-90 के दशक तक आते आते हम काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब इस स्थिति में हो गए कि वो जो अपमान सह के चीज़ें आती थी वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन आज के दौर में ये है कि एक आम जनमानस में भी ये उनकी थिंकिंग में है कि नहीं, ये खाद से बड़ा नुकसान हो रहा, तो खाद को सडनली विलन बना दिया गया। ये वाला जो ये सिचुएशन है, ये सिर्फ इंडिया में सिचुएशन है या और भी देशों में इसी तरह का सीन चल रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और पहले मैं एक बार आपको एक डाटा बताता हूं, जो आपने कहा कि हम किस स्टेट से एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसमें आ गए हैं। तो उसके अंदर अगर हम 1970 से अब तक का देखें सिनेरियो हमारा, तो हमारा जो फूड गेन प्रोडक्शन है वो करीब 222 गुना बढ़ा है। 222 गुना। जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो 719 गुना बढ़ा है। अच्छा। तो जिसका हम नॉर्मली अकाउंट बात नहीं करते, हम फूड ग्रेन पे ज़्यादा बात करते हैं। फूड ग्रेन पे ज़्यादा बात करते हैं। और आश्चर्य की बात आपको लगेगी कि हमारा फर्टिलाइजर का यूज है वो 729 गुना बढ़ा है। 729 गुना बढ़ा है। तो एज सच अगर आपने जो बात की कि फर्टिलाइजर के जो इसको एक ये कहा जा रहा है कि विलन के तौर पे देखा जा रहा है, वो फर्टिलाइजर का एज सच यूज विलेन नहीं है, फर्टिलाइजर की लो एफिशिएंसी होना विलेन है। अच्छा। क्योंकि फर्टिलाइजर की अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे, मैं इंडिया की बात करें तो हमारी राइस की करें तो 25 से 30% के है, वीट की बात करें 40 के आसपास है, मेज की बात करें तो 35 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 30 से 35 के बीच में है, यानी 70% लॉस हो जाता है जो कि जो कि हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहा है। तो नाइट्रेट कंटेंट हमारे पानी में बढ़ा रहा है, और जो बीमारियों का कारण है, बड़ी बीमारियों का कारण है। हवा में जा रहा है अमोनिया और एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो और वो हमारे नॉट ओनली सोयल को, ह्यूमन को, लाइव स्टॉक को, सबको उसका इल इफेक्ट आ रहा है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो हमारे यहाँ तो फिर भी 30-35% है। अफ्रीका के अंदर सिर्फ 21 kg फर्टिलाइजर यूज होता है 1 हेक्टेयर में, हमारे यहाँ पे 161 kg है। लेकिन वहाँ की अफ्रीका की एफिशिएंसी सिर्फ 22% है, वहाँ पे हमारे से भी ज़्यादा लॉस है। हमारे यहाँ 30% 35% हाँ, वहाँ पे 22% है। अच्छा। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे करीब 44 या 45% हमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा है। यूएस की बात करें तो करीब 68 to 70% है। डेवलप वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये है। और अगर हम ग्लोबली देखें फर्टिलाइजर का यूज जो बढ़ा है, इंडिया में मैंने आपको बताया 799, अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो करीब 391% बढ़ा है 1980 से आज तक। अगर आप यूरोप की बात करें तो 60% घटा है। 60% घटा है। हाँ। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर अफ्रीका की बात करें तो 222% बढ़ा है। ये यूरोप में 60% घटा कैसे? यूरोप में 60% इसलिए घटा है कि उनका जो पास्चर लैंड थी वो उनकी करीब 55% के करीब कम हुई है, और वहाँ पर फर्टिलाइजर बहुत यूज होता था। अच्छा। तो उसके कारण वहाँ पर पहले ज़्यादा यूज होता था। पहले ज़्यादा यूज होता था। अब वो झाड़ पोंछ के अपने आप को साफ दिखाते हैं कि अपने आप को उन्होंने साफ कर लिया कि नहीं, हम तो बहुत ही कम इस्तेमाल करते जी। तो फर्टिलाइजर के जो लो एफिशिएंसी है वो कल्प्रिट है, वो विलियन है। अगर हम उस
उसको इम्प्रूव कर सके, जिसके लिए बहुत और टेक्नोलॉजी है। ये जो हमारे किसान साथी हैं बहुत सारे तो समझते हैं, बहुत सारे नहीं समझते हैं कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है। तो अगर जैसे 60% एफिशिएंसी है यूएस में, हमारे यहाँ 35% 30% है, इसका मतलब क्या है थोड़ा अगर समझा देंगे किसानों को तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग तो समझ रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या है और कैसे नुकसान हो जाता है। तो किसान की समझ के लिए सिंपल ये है कि जितना आपने जैसे 100 केजी अप्लाई किया तो प्लांट ने कितना ग्रहण किया, वो एफिशिएंसी हो गई। लेमन लैंग्वेज में वही ये होगा। हाँ जी, कि अगर 100 किलो आपने फर्टिलाइजर डाला, 30 किलो ही आपको आपके पौधे को मिल रहा, 70% बाकी 70% उड़ जा रहा है या पानी के रास्ते जमीन में जा रहा हो। और वो सिर्फ किसान को लॉस नहीं है, वो हमारी सोयल को भी लॉस है। और अगर हमारी बात करें, इंडिया की बात करें, तो करीब हमारे 22 बिलियन या 25 बिलियन की सब्सिडी है यूएस डॉलर की, जो कि 2,25,000 करोड़ के करीब एनुअल सब्सिडी है। 2 लाख तो अगर उसका 70% अगर वेस्ट जा रहा है, तो जो हम टैक्स दे रहे हैं उसी से खरीदा जा रहा है वो, तो कितना वेस्ट हो रहा है उसको लगा के मतलब ये 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ तो ऐसे ही बह रहा है पानी में, ज़्यादा ही बह रहा जी, पानी में जा रहा हो। तो ये एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कैसे होगी? वो एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तो हमारा जो सबसे बड़ा, अगर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को देखें या हमारा जो सिस्टम है, हमारी ब्लैंकेट रिकमेंडेशन है कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने वीट उगाया है, 120 केजी लगा दीजिए, 60 केजी लगा दीजिए, 60 केजी या 30 केजी लगा दीजिए। तो हमारे को एक ब्लैंकेट रिकमेंडेशन से प्लांट की जो डिमांड है उसके बेसिस पे जाना पड़ेगा कि हम रिकमेंड फॉर हर एक फील्ड के लिए अलग से करें। उसके ये जो 4-2-1 का पैरामीटर जनरली हम लोग पढ़ते आए हैं, सब लोगों ने पढ़ा है कि 4 किलो यूरिया NPK फास्फोरस, 2 किलो और 1 किलो पोटास, यही है ना जी। तो अगर ये फार्मूला कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें? नहीं, 4-2-1 का फार्मूला वो एक बहुत पुराना था उस टाइम पे, जो प्रोडक्शन लेवल था हर एक क्रॉप का। अभी हमारी जो नई हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई है तो उनमें 4-2-1 नहीं चलेगा। अब हमारी सोयल अलग है, कोई एसिडिक सोयल है, कोई सैलाइन सोयल है, कोई डिग्रेडेड सोयल है, तो वहाँ भी 4-2-1 का नहीं चलेगा। कहीं सैंडी सोयल है, कहीं क्ले सोयल है, तो 4-2-1 का नहीं चलेगा। वो छोड़ना पड़ेगा, वो हमारे को छोड़ना पड़ेगा। हमारे को जो नया तरीका लेना पड़ेगा कि अगर हमारे को 6 टन की ईल्ड चाहिए तो उसमें प्लांट की डिमांड कितनी होगी, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटाश चाहिए, उसके बेसिस पे हमारे को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, वो रटे रटाए फार्मूले पे नहीं नहीं, रटे रटाए फार्मूले नहीं। हमें अब हमारी जो AI आई है, मशीन लर्निंग आई है, नए नए डिसीजन सपोर्ट टूल आ गए हैं, एग्रीस्टैक है, विस्तार है, तो उससे वो डाटा यूज करके जो क्रॉप मॉडलिंग टूल्स होते हैं उनके बेसिस पे अभी IFDC ने किया, उसको हम कहते हैं स्पेस टू प्लेस। अच्छा, इसका क्या मतलब? स्पेस टू प्लेस में ये है कि जो ग्लोबल सोयल हेल्थ डाटा है, जैसे हमारे यहाँ पे लगाएं तो सोयल हेल्थ कार्ड है, उसका डाटा डिजिटाइज हो चुका है ऑलरेडी। तो हमने GSET करके एक टूल बनाया है, उस टूल के अंदर वो अपने आप पिकअप कर लेगा कि हमने फार्मर का GPS दे दिया तो उसका सोयल हेल्थ कार्ड के थ्रू उसका डाटा पिकअप कर लेगा। नासा के वेदर सेंटर से उसको जोड़ा हुआ है, तो पिछले 100 साल का, अगले 10 साल का वेदर का डाटा एनालिसिस करेगा। और अगर हम उसके अंदर क्रॉप दे देंगे और हमारे को उस क्रॉप की कितनी यील्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5 टन 4 टन, उसके बेसिस पे वो ये बताएगा कि इतना NPK अप्लाई करना है आपको और इस टाइम पे अप्लाई करना है। दोनों चीज़ें उसके अंदर ये किसान टू किसान पता लग जाएगा। ये किसान भी यूज कर सकता है, ये तो सिंपल है। अदरवाइज हम जो मॉडल कौन से ऐप वगैरह कोई है? GSET, GSSAT। अच्छा, इस ऐप से जी ये हो जाएगा जी, उससे हम कर सकते हैं। तो क्योंकि हर एक किसान उसको यूज़ नहीं करता, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर उसको FPO बेस्ड मॉडल पे जाएं, क्योंकि एक FPO है वो एक ब्लॉक के करीब का वो करता है। हाँ, ये 40-50 गांव हो जाते हैं, 40-50 गाँव, तो वहाँ पर जो एक बड़ी यूनिट के तौर पे अगर देख लें जी। और इससे क्या है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। जो हमारा गाँव का युवा है उसको वहीं पर जॉब मिलेगा। वो इसको यूजर ये ऐप है या कोई वेबसाइट है, क्या है? नहीं, ये इसको डिसीजन सपोर्ट टूल कहते हैं। अच्छा। लेकिन इसका इंटरफेस एज ए ऐप हमने अफ्रीका में करीब 6 कंट्रीज के अंदर किया है। यहाँ इंडिया में है? इंडिया में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये ऑलरेडी डिस्कशन में है
अच्छा। तो होपफुली तो हर किसान अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको पता लग जाएगा ऑनलाइन ही जी कि उसको कितना, अगर गेहूं पैदा करना है, ज़्यादा पैदावार चाहिए तो उसको कितना इस्तेमाल करना है, जी कब इस्तेमाल करना है, सब पता लग जाएगा उसको। एक तरीका ये है। तो हाँ। दूसरा तरीका ये है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी। इससे एफिशिएंसी करीब करीब डबल हो सकती है। जो अभी 30% है, हम इसे 50 से 60% तक, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगा। राइस में से थोड़ी कमी रहेगी, अगर मेज और वेट की बात करेंगे तो उसके अंदर बढ़ जाएगी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जी। एक तो ब्लैंकेट रिकमेंडेशन से साइट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। दूसरा है कि हम अभी भी खाद को हाथ से इस डालते हैं, हाँ, अप्लाई हाथ करते से हैं। डालते हैं, तो उससे हमारा, और ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं सारे के सारे। आपका यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। जैसे ही पानी के टच में आया तुरंत तो गल जाते हैं नीचे, नीचे चला जाएगा, और अगर पानी के टच में नहीं आया, ज़्यादा धूप है, तो आपका उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। तो उसके लिए हमने जो आपकी एग्जिस्टिंग जीरो टिल ड्रिल है और पैडी ट्रांसप्लांटर है, उनको मॉडिफाई कर दिया है कि अब वो सिर्फ बीज के अलावा या ट्रांसप्लांटिंग के अलावा अब खाद को भी 6 या 7 सेंटीमीटर की डेप्थ पे डाल सकते हैं। और हमारा जो हमने आसाम में किया है, ये करीब 2000 हेक्टेयर पे, अभी उड़ीसा में चल रहा है। बांग्लादेश ऑलरेडी एडवांस है, करीब 3 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऑलरेडी उनका है। और इसका फ़ायदा ये है कि आसाम का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे जो एफिशिएंसी 25 से 30% थी, वो करीब करीब 60% तक चली गई है। हमने ये राइस के, हाँ, राइस के फर्टिलाइजर अंदर एफिशिएंसी हाँ, 60% जी जी, राइस में किया है, मेज में किया है, टोमेटो में किया है, ब्रिंजल में किया है, मस्टर्ड में किया है। अभी उड़ीसा में हम राइस के ऊपर ये चल रहा है। और इससे फ़ायदा अकेला एफिशिएंसी का नहीं है, 20 से 30% यूरिया आप फर्स्ट डे से ही कम करके डालिए। तो 20 तो वो 20 से 30% तो वैसे बच गया आपका, हाँ, यूरिया आपका का आपका पैसा। आपका बच गया। तो अगर देश के सिनेमा में काउंट करेंगे, 20% अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो जाए 22 मिलियन से 20%, तो 4 या 5 40,000 करोड़ या 40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। दूसरा उसका फायदा है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो करीब करीब 70 से 90% तक कम हो रहा है। नाइट्रेट कम हो जाएगा, नाइट्रेट कम हो जाएगा, लीचिंग कम खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये अच्छा, बांग्लादेश का आपने नाम लिया जी। तो बांग्लादेश इस मामले में हमसे भी एडवांस है। बांग्लादेश एग्रीकल्चर में हमारे से काफ़ी आगे है, अगर पिछले 20-30 साल की बात करें। ये चौंकाने वाली जानकारी जी है। बिल्कुल, उनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारे से ज़्यादा है। उनका कोई भी नवाचार को अडोप्ट करने का हमारे से फास्ट है। उनकी पॉलिसीज़ मोर, जैसे जीएम क्रॉप की बात कीजिए, फर्टिलाइजर की बात कीजिए, वो हमारे से आगे है। हमारे एफिशिएंसी में वो भी आगे हैं हमसे। जी, हमारे से आगे हैं। कितना उनका है, कितना उनका करीब करीब 45% के करीब। अच्छा, तो हमसे आगे तो हमारे से आगे हैं। अगर मेज की प्रोडक्टिविटी देखेंगे, हमारी करीब 3 टन है, उनकी 6 टन प्लस है। तो बहुत तेजी से उसका कभी काउंट ही नहीं करते हम। जी। और तीसरा, अगर हमारे को एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमारे को साइंस बेस्ड पॉलिसी लानी पड़ेगी। हाँ, आप ये भी एक जिक्र कर रहे थे कि कोई सॉयल हेल्थ पॉलिसी कोई जी बनने वाली है, आ रही है जी। वो क्या है अभी सरकार जो शुरू करने जा रही है? जी, ये एक्चुअली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उसके लिए सदगुरु जी को और शिवराज सिंह जी को, हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो उनके 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 कर कमलों से, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को, जग्गी वासुदेव, उन्होंने सॉयल हेल्थ पे थोड़ा जी किया काम। तो उन्होंने ये आइडिया स्टार्ट किया था कि हम क्यों ना भारत सॉइल हेल्थ पॉलिसी बनाए, जिसका कि मेजर टारगेट ये होगा कि 2047 जब हमारा देश 100 साल पूरे करेगा जी, कैसे हम अपने सॉइल्स को सस्टेनेबल बना दें। तो उसका मेजर उद्देश्य ये है। उसके लिए क्या क्या पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए और कैसे हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, उसका एक पूरा प्रारूप तैयार हो रहा है। अच्छा। मैं उसकी कॉपी आपको एक दे दूंगा। ये अभी इनिशियल फेज में है और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का आइडिया है कि अप्रैल या मई के अंदर हम इसको रिलीज कर पाएँ। अच्छा। और सोयल को एज ए नेशनल असेट बना के और इसको एक्ट बना दें। और जो हमारा अभी सब्सिडी बेस्ड सिस्टम चल रहा है, जैसे फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी है, क्या हम उस सोयल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू कि कोई किसान सोयल ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा रहा है, कोई हमारे रिसोर्स जो कम यूज़ कर रहा है, उनको इंसेंटिव दिया जाए। तो सब्सिडी से इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम की तरफ इसको लेके जाने का सोच है उसके अंदर, थोड़ा डायनेमिक बनाने की उसकी है। जी। अच्छा, ये इसी से जुड़ा एक सवाल है जो मेरा मूल सवाल था वो, क्योंकि आम जनमानस में ये घुसा हुआ
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। तो ये पंजाब हरियाणा पे, पंजाब के बारे में कहा जाता है कि पंजाब का गेहूँ तो जहरीला, ने जनरल एक परसेप्शन है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। तो खाद के पेस्टिसाइड के बारे में तो नहीं पूछूंगा मैं आपसे, केमिकल फर्टिलाइज़र के मामले में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य इम्बैलेंस जहाँ पे है? देखिए, पंजाब हरियाणा का एक पिक्चर देख दी गई है कि वहाँ बहुत ज़्यादा यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन ज़्यादा यूज पंजाब हरियाणा की बजाय अगर आप कुछ साउथर्न स्टेट्स को देखेंगे तो आज के दिन पिछले अगर 7-8 साल या 10 साल को उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा यूज जो बढ़ा है फर्टिलाइज़र का वो बिहार में बढ़ा है। बिहार में बढ़ा, बिहार में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज बिहार में बढ़ा है, तेलंगाना में बढ़ा है, आंध्रा में बढ़ा है। और अगर इम्बैलेंस की बात करेंगे, इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा यूज आपका राजस्थान में है। ये बहुत चौंकाने वाला, हाँ, बहुत चौंकाने वाला, क्योंकि पंजाब सबसे पहला नाम आता पंजाब का। नहीं, इम्बैलेंस के नाम पे पंजाब का चौथा या 5वां स्थान है। उससे पहले 3-4 स्टेट, राजस्थान है पहले नंबर पर, राजस्थान पहले नंबर पर, फिर तेलंगाना है, अभी बिहार बहुत बहुत तेज़ी से आ रहा है उस डायरेक्शन में। और आगे आने वाले टाइम में शायद अगर आप ईस्टर्न सेक्टर की तरफ जाएंगे जहाँ की नया ग्रीन रिवोल्यूशन हमारी गवर्नमेंट लेके आना चाह रही है, वहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा और वहाँ पर ज़्यादा इम्बैलेंस भी होगा, क्योंकि वहाँ की सोइल जो है एसिडिक सोइल है। तो एसिडिक सोइल के अंदर जो यूरिया और डीएपी है उनका अपने आप में जो नेचर है वो एसिडिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि अमोनिकल फॉर्म में होता है वो। तो किसान को मालूम नहीं चलेगा, वो ज़्यादा डालेगा तो ही उसकी यील्ड बढ़ेगी। अच्छा, तो पता ही नहीं चलेगा कितना इस्तेमाल कर लिया वो, किसान को मालूम नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे आने वाली है। और आपको तो ऐसे में G-SAT जो आप कह रहे थे अगर वो आएगा जी, तो वो उससे थोड़ा मतलब मदद मिल सकती है किसान को। एक तो उससे मदद मिलेगी। दूसरा है कि जब हम एसिडिक सोइल की बात करते हैं उनके अंदर हमारे को फर्टिलाइजर के सोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे। जैसे हमारे को जैसे डीएपी डाल रहे हैं हम, यूरिया, डीएपी, और यही यूरिया को तो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन का कोई और सोर्स लाना पड़ेगा। डीएपी की बजाय अगर हम टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जो होता है, अगर वो डालेंगे तो हमारा जो एसडीटी है वो उससे कम होगी जी। अच्छा, एक इंडियन नाइट्रोजन ग्रुप की रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, उसमें यह था कि कई सारे राज्यों में जो नाइट्रेट का लेवल है वो यूरिया की वजह से मतलब WHO के जो नॉर्म्स हैं उसका डबल है या कहीं कहीं ज़्यादा है। तो कुछ आप लोगों ने भी स्टडी की है कि इंडिया में या किन किन देशों में नाइट्रेट का लेवल मिट्टी में बहुत ज़्यादा, पानी में? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की कि यूरिया डीएपी जो है वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं, तो जैसे ही पानी के टच में आएंगे तो ये लीच होंगे। और ये ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पर सैंडी सोइल है। सैंडी सोइल के अंदर आपका लीचिंग बहुत फास्ट होती है। और मैं अगर एक एग्जांपल दूं, अभी अगर पंजाब का, और ये करीब 3 या 4 साल पहले की स्टडी है कि उन्होंने जो भी ट्यूबवेल है उनका सबका एनालिसिस किया नाइट्रेट लेवल का। करीब 90% जो ट्यूबवेल हैं उनमें नाइट्रेट कंटेंट जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे ज़्यादा मिला है उनको, जो हाईएस्ट लेवल है। हाँ, हाईएस्ट 50 ppm, 50 ppm से ज़्यादा है, 90% उसमें, 90% ट्यूबवेल, 90% ट्यूबवेल में। सो बहुत ही अलार्मिंग रेट है। उसके कारण आपके कैंसर और दूसरी डिजीज, हाँ, नाइट्रेट तो कैंसर का एक बड़ा कारण है, और एक वो खासतौर पे पेट के कैंसर का। और वो फेमस एक ट्रेन है जो गंगानगर वहाँ से जाती है, तो ये सिर्फ पंजाब में ज़्यादा है और भी किसी राज्य ने स्टडी करवाई है और उस पर कुछ कर रहे हैं लोग? ये ज़्यादातर पंजाब ने ही अभी तक इसके ऊपर स्टडी किया है। कुछ स्टेट के अंदर नाइट्रेट का नहीं है, कुछ सिलिका वगैरह का उन्होंने किया है, सिलिका कंटेंट ज़्यादा है, तो वो ईस्टर्न सेक्टर के अंदर है। लेकिन हरियाणा के अंदर भी मिलेगा नाइट्रेट लेवल ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो अच्छा, जो खाद हमने देखा आप कि यूरिया डीएपी और इसी के इर्द गिर्द ज़्यादा इंडिया में पूरा सर्कल घूमता है। ये दुनिया के और देशों में क्या इसका फिनोमिना है, इसका कुछ यही है या कुछ और अप्लाई कर रहे हैं जो कोई नई चीज़ ईजाद हुई हो? हमारे यहाँ अभी नैनो यूरिया आया है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं उसकी एफिशिएंसी पे। तो बाकी देश इसमें क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ आगे हैं? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। और जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि आईएफडीसी ने इंडिया में ऑफिस क्यों नहीं खोला था, 2 साल से क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर अब लगा कि सब्सिडी से हट के हम नवाचार की तरफ जाएंगे।
अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, यूएस की बात करें, वहाँ पर यूरिया डीएपी बहुत ही कम यूज होता है। वहाँ बहुत पर कम। हाँ, वहाँ पर डायरेक्टली अमोनिया इंजेक्ट किया जाता है सॉइल के अंदर। डायरेक्ट कैसे करते हैं इंजेक्ट? उस सॉइल के अंदर एक मशीन होती है, उससे इंजेक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। और अभी आईसीआर ने भी इंडिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन उसकी सक्सेस इंडिया के अंदर थोड़ी सी डाउटफुल है, क्योंकि वहाँ की जो खेती है वो ठंडे प्रदेश है। हाँ, तो जैसे ही आपने इंजेक्ट किया अमोनिया को सीधा, उसके बाद बर्फ़ गिर जाती है तो उसके अंदर रह जाता है अमोनिया, तो प्लांट यूज कर पाता है। हमारे यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि इतनी हमारे गर्मी को है, स्टडी रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या उसकी गर्मी में? एफिशिएंसी कितनी है, गर्मी में हाँ। कितनी एफिशिएंसी? दूसरा तो कैसे हमारा एक ही जगह कितने बड़े प्लांट में कितना इंजेक्ट करना पड़ता है वो आपके अलग। क्रॉप के अनुसार स्पेसिफिक रेट होती है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ पे 150-60 है, उस तरीके से ही उसको वहाँ पर जो भी उसी रेट हिसाब होगी से, हाँ। तो उसके अनुसार इंजेक्ट कर दिया जाता तो है। यहाँ पे कहाँ पे अभी शुरू हुआ है? ये आईसीआर ने शुरू किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च पे शुरू हुआ है, कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट अमोनिया इंजेक्ट? डायरेक्ट अमोनिया इंजेक्ट का, लेकिन अभी वो रिसर्च बेसिस ही है। दूसरा जो डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर है, वहाँ हम कहते हैं एनहांस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइजर्स। अच्छा तो उसके अंदर एक पार्टिकुलर कोटिंग होती है, अच्छा। वो प्लास्टिक की कोटिंग भी हो सकती है, वो किसी बायोडिग्रेडेबल कोटिंग हो सकती है, और स्लो रिलीज होता है उससे, और वो प्लांट को जब चाहिए उस टाइम पे मिलता है। एक नया नवाचार जो आईएफडीसी ने अभी किया उसको कहते हैं हम ऑर्गेनो मिनरल। अच्छा, इसमें क्या है? ऑर्गेनो मिनरल में ये होता है कि ऑर्गेनो मिनरल? ऑर्गेनो मिनरल, तो इसमें ऑर्गेनिक पार्ट है और इनऑर्गेनिक पार्ट भी है। तो जो फर्टिलाइजर कहते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर, और ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, जैसे अभी हमारे पास है चिकन लीटर है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में होते हैं और वो पर्टिकुलर एरिया में होता है, तो उसके साथ यूरिया डीएपी को मिला के उसको न्यूट्रिएंट डेंस कर दिया जाता है। अच्छा। कि जितना डिमांड हो उस एनपीके रेशियो में उसको बना देते हैं। तो ऑर्गेनिक पार्ट चिकन लीटर से आ गया, इनऑर्गेनिक पार्ट आप यूरिया डीएपी उनसे आ गया। तो हम जो हमारे लोकल वेस्ट हो रहा है अभी रिसोर्सेज, ऐसी म्यूनिसिपल का वेस्ट है उससे कर सकते हैं, राइस रेसिड्यू से कर सकते हैं, हमारा जो पीडीएम है पोटास जो बेगासी है उससे हमने इंडिया में बनाया है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको हम एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं, तो वेस्ट नहीं जाएंगे वो। और हम जो मैंने अभी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखा है कि ग्लोबली 15 से 30% तक प्लांट न्यूट्रिएंट हम ऑर्गेनो मिनरल्स के थ्रू दे सकते हैं। तो उतने हमारे को न्यूट्रिएंट कम बनाने पड़ेंगे। इंडिया के अंदर शायद ये रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो इंडिया में ऑर्गेनो मिनरल नहीं है? इंडिया में अभी तक कोई ऑर्गेनो मिनरल नहीं है, लेकिन अभी तक या तो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर है। लेकिन कुछ कंपनियां दोनों मिक्स नहीं है। हाँ, दोनों मिक्स नहीं है। अभी जो फर्स्ट ऑर्गेनो मिनरल जो बनाया है वो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड करके है, उन्होंने आईएफडीसी के साथ मिलकर अभी, और उसकी ट्रायल हम जल्दी ही किसी आईसीआर इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करने वाले हैं। और सेक्रेटरी फर्टिलाइजर साहब ने भी कहा कि मेरे को ये चीज़ दिखाइए ताकि हम इसको लार्ज स्केल पे लेके जा सकें। अच्छा, एक डॉक्टर साहब में बहुत सारा जो हमने 2021 में हमने पहली बार दुनिया में पहली बार हमने नैनो फर्टिलाइज़र लॉन्च किया, तो नैनो यूरिया हमारे यहाँ शुरुआत हुई। तो इसके बाद डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए, तो तब तो हमने ये कहा कि चलिए विदेशी ताकतें हैं, उसके बच गए हम। उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उसकी एफिशिएंसी पे सवाल उठाए। तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ और इसमें जो नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, या इसमें कोई और गड़बड़ी है जिसकी वजह से इस पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी गड़बड़ नहीं है अच्छा एज सच, क्योंकि उसका काम ये है कि हम छोटी अमाउंट में देखें कैसे एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन दिक्कत ये है कि जब हमारे को डिमांड ही किसी चीज़ की 100 kg चाहिए कुछ पैदा करने के लिए, और अगर हम 20 kg देंगे, आप खुद से लगा के दीजिए, आपकी डिमांड 4 रोटी की है और 2 रोटी आप खाएंगे तो आपके अंदर भी वीकनेस आएगी और आप उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट में ज़्यादा कामयाब होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट पे आईएफडीसी ने बहुत काम किया है, और ये नैनो का अच्छा। और इवन जो नैनो फर्टिलाइजर उस पर भी काम किया है। तो एज सच अगर हम इससे
उतनी ही जितना डिमांड है प्लांट की उतना न्यूट्रिएंट दे पाएंगे, तभी नैनो टेक्नोलॉजी काम कर पाएगी। तो जो ये कहना कि हम एक बैग से एक बोतल को मतलब एक बोतल से एक बैग को रिप्लेस कर देंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अगर हम 7-8 स्प्रे करते हैं तो वो चल सकता है। अच्छा जी, ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, जो प्लांट की डिमांड है उतना नाइट्रोजन देना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या कि प्लांट को तो जो पैदावार देनी है उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स लेगा ही लेगा। तो इनिशियली 2-3 साल शायद हमारे को मालूम ना चले नैनो से, और हमारी पैदावार उतनी आती रहे, क्योंकि जो सोइल के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है हमारे, उनको वो ले लेगा। लेकिन 3-4 साल बाद वो उस न्यूट्रिएंट माइनिंग के कारण हमारी सोइल डेफिसिट हो जाएगी उन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म में ये उल्टा जा सकता है। दो छोटे छोटे और मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये है कि डायरेक्ट सब्सिडी का जो मुद्दा है, वो पीछे हमारे यहाँ चौधरी साहब आए थे, सुरेश चौधरी जी, तो उनसे भी हमने ये इस मुद्दे पे बातचीत की थी। तो उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ब्लेम है कि भाई वो नहीं चाहते कि डायरेक्ट सब्सिडी किसान को मिले। तो डायरेक्ट सब्सिडी का फ़ायदा क्या है और ख़तरे भी हैं क्या इसके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये शायद एक मिथ है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं चाहती डायरेक्ट सब्सिडी, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चाहती है कि किसान को दे दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि उनको उनका प्राइस उसी टाइम पर मिल जाएगा। अभी 3-3 साल में जी उनको पेमेंट सरकार करती है। 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने लगा के चाहिए। अगर पूरा प्रोसेस भी देखें 6 महीने मिनिमम है कि उनको पैसे इन्वेस्ट खुद से करने पड़ते हैं, बैंक से लोन लेना पड़ता है। फिर सरकार उनको फिर ट्रांसफर करती है जी सब्सिडी। जी, डायरेक्ट सब्सिडी बहुत ही अच्छा मेथड है, और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि हम एक पायलट बेसिस पे, एक वर्ल्ड बैंक की फंडिंग हरियाणा गवर्नमेंट को आ रही है, तो उसके अंदर हम एक पायलट बेसिस पे ये चीज़ करने जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि ये डायरेक्ट सब्सिडी पॉसिबल है या अभी तक कहीं नहीं है। डायरेक्ट सब्सिडी कहीं नहीं कर रहा है, फर्टिलाइजर की अभी तक नहीं है। हमने दूसरे कंट्रीज के अंदर कुछ मॉडल्स बनाए हैं जिनको ई वॉचर या ई वॉलेट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, नाइजीरिया में है, और 7-8 इसमें क्या है ई वॉलेट में? ई वॉलेट सिस्टम में क्या है कि अभी जैसे हम डायरेक्ट सब्सिडी देंगे तो हमारे को ये नहीं पता पहले तो कि हम किसको देंगे सब्सिडी। हमारे 30% तो लैंडलेस फार्मर है, तो अगर मालिक को जाएगी तो वो कैसे ट्रांसफर नहीं, मान लीजिए कि पीएम किसान निधि का 10 करोड़ किसानों का डाटा है, उनको अगर हमें सब देना है, अब फार्मर रजिस्ट्री हो रही तो उसमें तो लैंड रिकॉर्ड भी आ रहा है, तो अगर मान लीजिए हमने दे दिया तो ये तो नहीं पता लगेगा कि वो फर्टिलाइजर में ही अप्लाई कर रहा है किसान या वो किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर रहा है। उसी मुद्दे पे आ रहा था कि ई वॉलेट सिस्टम में ये इंश्योर किया जाता है कि आपने अगर जैसे 5,000 रुपये फार्मर को दिए हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, तो वो टैग हो जाते हैं कि वो सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पे ही यूज कर सकता है। जब वो डीलर के पास जाएगा और अपना पीओएस पे हाथ लगाएगा तो डायरेक्टली जो उसको सब्सिडी ट्रांसफर हुई है वो सीधा डीलर के पास ले जाएगी। तो उससे हम एफिशिएंसी इंश्योर कर सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए सब्सिडी दी जा रही है वो उसी इनपुट के ऊपर यूज हो। और अगर ऐसा ना हो डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाए, उसका क्या खतरा है? अगर डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाएगा तो किसान की अपनी 10 और समस्याएं हैं। सबसे पहली उसकी समस्या है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, या उसका हेल्थ का बिल है, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और किसान की प्रायोरिटी अलग अलग हो जाएगी, तो उसके बेसिस पे वो उस पैसे को कहीं और भी यूज कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, क्योंकि वो कम अप्लाई करेगा, कोई खरीद नहीं पाएगा अगर उसके पास पैसे नहीं है तो। हाँ, और मार्केट पैसा कहीं और खर्च हो गया जी, तो वो जो खाद पे खर्च होना चाहिए वो कहीं और खर्च होने लगेगा, तो 2-4 साल में उसको दिक्कत आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मुद्दा है कि दुनिया में किन देशों में सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है अगर टोटल एनपीके की बात करें, और भारत का क्या उसमें अभी स्टेटस है? अगर पर हेक्टेयर ग्लोबल आप बात करें तो आज के दिन पर हेक्टेयर में 131 या 132 केजी ग्लोबल एवरेज है, और हमारे करीब 132 केजी और एनपीके का टोटल मिला के, और हमारा जो है 161 या 162 है आज के दिन, तो हम ग्लोबल एवरेज के आसपास हैं। अगर हम छोटे कंट्रीज की बात करें जैसे सिंगापुर वगैरह हो गया, इनका करीब 2000 है। 2000 सिंगापुर का 2000 के पर हेक्टेयर। कुछ ईस्ट एशिया के का 500 प्लस है। लेकिन तो बदनाम हम क्यों हैं फिर?
क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा लैंड एरिया है, इसलिए हम बदनाम हैं। उनके पास वो जो यूज़ करते हैं वो किचन गार्डन में उनमें यूज़ करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, तो लॉसेस कम है और ओवरऑल कॉस्ट भी उनकी कम है। हम सेकंड लार्जेस्ट एरिया बैठे, सब सेकंड लार्जेस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम उसके अंदर बदनाम है। लेकिन अगर वैसे कंट्री वाइज बात करें जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो सबसे ज़्यादा चाइना का है, फिर इंडिया का है, और फिर यूएसए का है, फिर ब्राज़ील का है। ये अगर इन 4 कंट्रीज़ को ही हम अकाउंट करें तो करीब करीब दुनिया का 70% फर्टिलाइज़र ये 4 कंट्री यूज़ करते हैं। सिर्फ 4 कंट्री? सिर्फ 4 कंट्रीज़। भारत का कितना परसेंटेज होगा? हमारा करीब आज के दिन 18% के करीब है। टोटल दुनिया का जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है 18% है। चाइना करीब 33% है, और यूएस का करीब 12 के करीब है, अगर मेरे को एग्जैक्ट डाटा याद है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी 50% और 40% तक यूज करता है। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे मुद्दे हैं इससे जुड़े, काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने बात की और टाइम हमारा ख़त्म हो रहा। तो आपने अमेरिका से आपकी भारत यात्रा थी और उसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कोशिश करेंगे जब भी आप आएँ तो हम किसानों के लिए कोई ना कोई जो भी नई चीज़ हो रही है ख़ासतौर पे फर्टिलाइज़र के सेक्टर में, सॉइल हेल्थ के सेक्टर में, वो आपसे बातचीत करें और उससे हमारे किसान साथी भाई बहन जो हैं वो लाभान्वित हों। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फिर कभी मिलेंगे। और आपके सभी दर्शकों को भी हमारा दोबारा से थैंक यू। थैंक यू।